तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और सभी को राम राम। एक नए सेशन में आपका सभी का स्वागत है और दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का जो सेशन है फटाफट सटासट सेशन का एक पार्ट है और इसमें कम समय में अधिक जानकारी और हम बिना फालतू का टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे। सबसे पहले बताना चाहूँगा, आप इस क्लास की जो पीडीएफ है और जो लिंक है डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए आप हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है और टेलीग्राम चैनल है, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप किसी भी प्रकार के स्पेशल नोट्स चाहिए तो आप हमारा जो व्हाट्सएप पे स्टडी होम ऐप है इसको डाउनलोड करके ऑनलाइन कोर्स है, ई बुक है, टेस्ट सीरीज है, पुरानी भर्तियों के पेपर है, इन क्लासेज की पीडीएफ नोट्स में होंगे तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी प्रकार की क्वेरी और सहायता के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑल ड्राइवर एंड ऑपरेटर ऑनलाइन कोर्स हमने चला रखा है, तो आप आपके एग्जाम के लिए हम ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और वन टाइम आपको पेमेंट करना होता है, आपके एग्जाम तक आपको तैयारी करवाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और शुरुआत करने से पहले बताऊंगा, सेशन अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं, वरना आप अगर अच्छा नहीं लगे तो उसका भी आप रिव्यू हमें दे सकते हैं। प्रश्न 1 है, आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर पहले नहीं लगता था कोई जुर्माना, अब MVA 2019 के अनुसार कितना रुपए जुर्माना देना होगा? आप सभी को पता है धारा 194 इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने के संबंध में यहां पर उल्लेख करती है और 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। भारी यात्रा मोटर वाहन चलाने के लिए क्या पूर्व अपेक्षाएं हैं? यानी आप अगर हैवी गाड़ी चलाते हैं तो इसके लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? तो सीधी सी बात है, आपके पास में LMV का कम से कम 1 साल पुराना लाइसेंस होना चाहिए, तो ही प्लस में आपकी 20 साल की उम्र होनी चाहिए, तभी आप HMV लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हल्का मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। प्रश्न 3 है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा धारा 3 और 4 के उल्लंघन के लिए मोटर वाहनों के मालिकों की जिम्मेदारी से संबंधित है? यहां पर धारा 3 कहती है आपके पास में DL होना चाहिए। ठीक है, और धारा 4 कहती है आपकी एज है वो गाड़ी के अकॉर्डिंग पूरी होनी चाहिए। इन दोनों का उल्लंघन करने पर जो धारा 5 है वो उल्लेख करती है कि अगर इन दोनों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति गाड़ी चलाएगा तो मालिक की जिम्मेदारी होगी, तो धारा 5 इसका उल्लेख करती है, इसीलिए धारा 5 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धारा 7 क्या कहती है? जब तक आपके पास में लर्निंग लाइसेंस नहीं है, जब तक आपके पास में जो LMV लाइसेंस 1 साल पुराना नहीं है, तब तक आप हैवी नहीं बनवा सकते। धारा 9 लाइसेंस को जारी करने के संबंध में उल्लेख करती है। धारा 4 यहां पर एज लिमिट है जो लाइसेंस के लिए। धारा 5 यहां पर मालिक की जिम्मेदारी। प्रश्न संख्या 4, मोटर व्हीकल एक्ट में मेडिकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए किस प्रकार का फॉर्म इस्तेमाल किया गया है? मेडिकल प्रमाण पत्र के लिए फॉर्म संख्या 1A जारी किया जाता है, जो कि HMV लाइसेंस के मामले में या LMV के मामले में अगर आपकी उम्र 40 प्लस हो गई है तो आपको यहां पर देना होता है। 1A में मेडिकल प्रमाण पत्र कोई डॉक्टर बना के देता है जिसकी वैलिडिटी 6 माह होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जवाब सही हो जाएगा। एक्सप्रेस वे राजमार्ग पर मोटर कार की अधिकतम गति आप सभी को पता होगा, NH का पूछे तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है, और एक्सप्रेस वे पे पूछे तो यहां पर आपको 120 बतानी है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप गाड़ी को चला सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब आ जाएगा। ट्रकों की पूछे तो ट्रकों की मैक्सिमम जो गति होती है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। बाइक की, मोटरसाइकिल जिसे कहते हैं, MC की जो मैक्सिमम गति है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है। इसके लिए आप हमारा स्पीड जो रूल है उसकी क्लास को आप देख सकते हैं। गति सीमा क्लास संख्या 12 कोर्स में दी गई है। किसी वाहन का इंजन स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान में रखना चाहिए? तो इंजन को स्टार्ट करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है आप जो तेल देखो और रेडिएटर का जल स्तर देखो, ब्रेक और क्लच काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं इसको देखो, मतलब सभी काम आपको देखने चाहिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पार्किंग निषिद्ध है? आप कौन सी जगह पर गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते? तो पैदल पथ पर, एक तरफा सड़क पर, दो तरफा सड़क पर, एक पार्क किए गए वाहन के सामने। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जहां से पैदल यात्री गुजरते हैं वहां पर आपको गाड़ी को पार्क नहीं करना चाहिए। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक तरफा यातायात में एक नुकसान होता है? एक तरफा यातायात में क्या होता है? आपको केवल आगे जाना होता है, मतलब सामने से कोई गाड़ी नहीं आती है, मतलब कि लोग क्या करते हैं, सामने से कुछ आता नहीं है इसलिए ज्यादा ओवरटेक करते हैं, अधिक स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, ज्यादा ओवरटेक करने की संभावना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और ज्यादा ओवरटेक करने के चक्कर में एक्सीडेंट भी ज्यादा होते हैं और मतलब कि जो है दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने है। दोनों दो तरफा सड़कों पर एक जंक्शन पर कुल संघर्ष बिंदु कितने होते हैं? तो दोनों दो तरफा सड़कों पर कुल संघर्ष बिंदु की बात करें तो यहाँ पर 6 होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टाइप से हम आपका मार्ग है माना कि, और ये मैंने मार्ग बना दिया है, यहाँ से 2 सड़कें ये जा रही है और 2 सड़कें माना कि ये जा रही है, तो माना कि अब आपकी जो कार है यहाँ पे है,
ठीक है। तो ये कार अगर इधर मुड़ेगी तो पहला जंक्शन ये आ गया पॉइंट, दूसरा सीधा आ गई तो यहाँ, तीसरा गई तो यहाँ पे, और चौथा निकल गई। यहाँ पे अगर मुड़ेगी तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक होगा, ये दो हो जाएगा, और ये तीसरा यहाँ पे हो जाएगा। तो तीन जगह देखो रेड लाइट को काट रही है ना, रेड लाइन को। तो यहाँ पर 6 बिंदु ये हो गए। कौन कौन से? 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये यहाँ पे 4 नंबर, और ये 5 नंबर, और ये आपका 6 नंबर। ये 6 बिंदु कुल हो गए। दूसरे शब्दों में मैं बात करना चाहूंगा तो ब्लैक कलर में दिखा दूं आपको, शायद दिखाई दे नहीं दे रहा। 1, 2, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये छठा। ठीक है। तो ये 6 संघर्ष बिंदु होते हैं। जहां पर लाल लाइन कट रही है ना इस ग्रीन से, तो वो संघर्ष बिंदु होते हैं। प्रश्न संख्या 10, बिना बीमा वाले वाहन को चलाने के क्या परिणाम होते हैं? बिना बीमा धारा 196 में लागू हो जाएगी। और धारा 196 का नुकसान क्या है? ये जुर्माना और जेल भी बह सकती है। जुर्माना कितना है? प्रथम बार के लिए 2000 है, दूसरी बार के लिए 4000 का जुर्माना है, 3 माह की कैद भी अगर आप दादागिरी करते हैं तो। ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। कारावास के अधीन होगा जो 3 महीने तक हो सकता है, या 2000 रुपए का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 11, एक संकेत है जिसमें ये गोल गोल गोले दिखाई दे रहे हैं, मतलब ये किसके लिए संकेत होता है? ये अंधे लोगों का स्थान या आश्रम होता है। रोड के ऊपर अगर अंधे लोगों का स्थान आ गया है, स्थल आ गया, तो वहां पर ऐसा संकेत होगा, मतलब कि यहाँ पर जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं यहाँ पे क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सावधानी से आपको गाड़ियों चलानी चाहिए। प्रश्न संख्या 12, आपके यहाँ पे स्टॉप पुलिस लिखा हुआ है। तो स्टॉप पुलिस क्यों लिखती है? यहाँ पे स्टॉप लिखा, मतलब स्टॉप यानी रुको, नीचे है पुलिस यानी पुलिस है, मतलब कि स्टॉप फॉर पुलिस चेकिंग। गार्ड पुलिस है, वो गाड़ियों को चेक करने के लिए इस प्रकार का संकेत का प्रयोग करती है। आप देख पा रहे हैं एक टायर है, टायर के ऊपर जो चेन सी बनाई हुई है, इसको हम कहते हैं स्नो चेन। तो यहां पर अनिवार्य रूप से स्नो चेन, ऑप्शन नंबर सी जवाब हो जाएगा। बर्फीले क्षेत्रों में जब आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी फिसलती है, तो गाड़ी के टायर फिसले नहीं, फिसलने से बचने के लिए यहां पर अनिवार्य स्नो चेन का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक वाइवा का प्रश्न है भाई। ये संकेत क्या इंडिकेट कर रहा है? यहां पर ये जो संकेत है ना, ये हमेशा प्राथमिक उपचार पेटी का संकेत होता है। डॉक्टर से, जहां पर डॉक्टर होते हैं, प्राथमिक उपचार की सुविधा होती है, वहां पर ये इस प्रकार का आप देखते होंगे। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर होते हैं, काम करते हैं, नर्स वगैरह, उनके जो कपड़े होते हैं ना, उनके ऊपर भी ऐसा जो है संकेत होता है। ये मतलब कि जो चिकित्सा का संकेत है। किसी कार इंजन में ईंधन की अधिक खपत होने का कारण होता है। एयर क्लीनर चौक होना, कूलेंट लेवल कम होना, इंजन ऑयल का कम होना, थर्मोस्टेट वाल्व का खराब होना। तो यहां पर अगर एयर क्लीनर चौक है तो गाड़ी का माइलेज मतलब कि कम रहेगा, और ईंधन की खपत है वो ज्यादा रहेगी। ठीक है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप एक कार से यात्रा कर रहे हैं, आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही है, तो क्या कारण हो सकता है? आप क्या चेक करेंगे? टंकी में तेल, इंजन ऑयल, बैटरी के कनेक्शन, ए और सी दोनों। आप सभी को पता है जब इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो उसके कारण हो सकते हैं कि बैटरी का कनेक्शन लीक हो या टंकी में तेल ना हो। इंजन ऑयल हो या ना हो, इंजन स्टार्ट हो जाएगा। यहां पर पूछा स्टार्ट नहीं हो रही है तो इंजन ऑयल की दिक्कत नहीं होती। ऑप्शन ए और सी हो जाएगा, मतलब डी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, किसी कार में रेडिएटर का कार्य होता है। रेडिएटर का काम होता है इंजन को कार्यकारी तापमान पर बनाए रखना। रेडिएटर जो होता है ना, ये कूलेंट की मदद से इंजन को ठंडा करने का काम करता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18, क्लच प्लेट पर स्टील की बनी होती है, जो दोनों ओर से घर्षण युक्त या दोनों ओर से घर्षण मटेरियल लगा होता है। इसमें प्रयोग की जाने वाली स्प्रिंग जो इसको अचानक इंगेज होने पर झटकों से बचाती है, क्या कहलाती है? तो ये टॉर्सन स्प्रिंग होती है। यह माना कि क्लच है, और इसके ऊपर यहाँ पे जो खांचे होते हैं इस टाइप से यहाँ से होते हैं, और वो इस टाइप से होते हैं। देखो ये एक यहाँ पे हो गई, दोबारा से बताऊंगा मैं, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, और यहाँ पे हो गई। इस टाइप से 4-5 स्प्रिंग होती है। तो ये टॉर्सन स्प्रिंग होती है। जब अचानक क्लच एंगेज होता है ना, तो इसको झटका ना लगे, टूटे नहीं, इसके लिए टॉर्सन स्प्रिंग लगाई जाती है, स्प्रिंग को झटके से बचाने के लिए। वाहन में लगे टायर के संबंध में सही कथन नहीं है, मतलब टायर के संबंध में गलत कथन बताना है। यात्री को रोड के झटकों से बचाता है, बिल्कुल ठीक बात है। टायर अच्छा होगा तो झटके कम लगते हैं। कार को कुशन प्रदान करता है, मतलब तकिए का काम, बिल्कुल ठीक बात है। रोड के साथ घर्षण को कम करने का प्रयास करता है, घर्षण को कम करने का प्रयास नहीं, अधिक करने का प्रयास करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये भी नहीं होगा। तो यहां पर टायर का जो काम होता है घर्षण को बढ़ाना, घर्षण नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी नहीं। तो टायर का काम होता है रोड के साथ घर्षण को बढ़ाना। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या आपके सामने 20 आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक सेवा वाहन नहीं है, मतलब पब्लिक सर्विस वाहन नहीं है, जो पब्लिक के लिए काम में आए? स्टेज कैरिज, शैक्षणिक संस्थान बस, अनुबंध कैरिज, मैक्सी कैब।
इसमें आप सवारी ढोते हैं, इसमें भी आप सवारी ढोते हैं, इसमें सवारी ढोते हैं, लेकिन इसमें केवल स्टूडेंट और टीचर दो ही जो लोग हैं यहाँ पे इसमें, या स्टाफ, ये इसमें मतलब यात्रा करते हैं। आम पब्लिक इसमें यात्रा नहीं कर सकती। इसीलिए जो शैक्षणिक संस्थान बस होती है वो एक पब्लिक सर्विस व्हीकल इसको नहीं कहा जा सकता। उसको केवल आप एक बिजनेस में काम में लिया जाने वाला जो है ओमनी बस के रूप में, या आप कह सकते हैं शिक्षा संस्थान बस के नाम से जान सकते हैं। प्रश्न 21 है, यदि कोई व्यक्ति मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए मोटर वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ क्या दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है? तो मोबाइल फोन का प्रयोग धारा 184 खतरनाक ड्राइविंग के मामले में आता है, और यहाँ पर 1000 से कम और अधिकतम 5000 का जुर्माना है। साथ ही 6 माह से लेकर 12 माह तक का कैद का भी प्रावधान है अगर आप दादागिरी करते हैं तो यहाँ पर जुर्माने से जो कि 1000 से कम नहीं होगा, या कारावास जो कि 12 माह से अधिक नहीं होगा। देखो इससे यहाँ तो कह दिया कम नहीं होगा, मतलब कम से कम 1000 होगा, मतलब 1000 से कम और अधिकतम 5000 हो जाएगा। यहाँ जुर्माना कारावास 12 माह से अधिक नहीं होगी, मतलब 12 माह अधिक लिमिट है, कम क्या है 6 माह से 12 माह है। तो समझने का प्रयास करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटक परमिट प्राप्त करने के लिए राज्यों की न्यूनतम संख्या कितनी है? पर्यटक परमिट प्राप्त करने के लिए राज्यों की न्यूनतम संख्या 3 होती है। कम से कम 3 राज्यों का पर्यटक परमिट आपको प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो पर्सन संख्या 23 है। यहां पर देखो नेशनल परमिट की बात करते हैं ना, नेशनल परमिट भी यहां पर दोस्तों यहां पर 4 राज्यों के लिए जारी किया जाता है, जिसमें गृह राज्य भी शामिल होता है। उसी प्रकार पर्यटक परमिट के लिए भी यहां पर दूसरे 3 राज्यों का होना जरूरी है, और गृह राज्य सहित 4 राज्य हो जाएंगे। पर्यटक परमिट प्राप्त करने के लिए राज्यों की न्यूनतम संख्या मैंने बता दी है। और यदि कोई व्यक्ति मोटर वाहन चलाते समय नशीली दवाओं के प्रभाव में है तो कारावास की अवधि क्या होगी? धारा 185 बोतल चूस की गाड़ी चलाना, तो आप सभी को पता है प्रथम बार के लिए 6 माह का यहाँ पे सजा है, दूसरी बार में 2 वर्ष डायरेक्ट। मोटे मोटे मच्छर पता है ना, मोटे मोटे मच्छर आपको 6 माह तक काटेंगे, तो इसलिए बोतल चूस के गाड़ी नहीं चलानी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोटर वाहन विभाग का राजनीतिक प्रमुख कौन सा है? पूछा है राजनीतिक प्रमुख। एक आपको पूछे प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक दोनों में अंतर है भाई। प्रशासनिक प्रमुख पूछे ना तो ये अलग होगा और राजनीतिक प्रमुख अलग होगा। तो यहां पर राजनीतिक प्रमुख कौन होगा? परिवहन मंत्री हो जाएगा। प्रशासनिक प्रमुख कौन होगा? यहां पर हो जाएगा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, ये जो प्रशासनिक प्रमुख है ये हो जाएगा ये परिवहन आयुक्त, जिसे हम अंग्रेजी में ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बोलते हैं। और जो विभाग का राजनीतिक प्रमुख मतलब कि राजनीति से संबंध रखता है वो परिवहन मंत्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25, रूपांतरित यान यानी कि अडेप्टेड का अर्थ है एक मोटर वाहन जिसे विशेष रूप से उपयोग के लिए डिजाइन किया गया है। एक रूपांतरित यान जिसका रूप बदला गया है, किसके लिए? विकलांग व्यक्तियों के लिए। तो यहां पर हो जाएगा नियमानुसार शारीरिक अक्षमता से पीड़ित व्यक्तियों के लिए, मतलब विकलांग व्यक्तियों के लिए जो किसी व्हीकल को अडेप्टेड किया गया है, रूपांतरित रूप को मतलब कि बदला गया है, तो वो क्या हो जाएगा? अडेप्टेड व्हीकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 26, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 87 के अनुसार अस्थायी परमिट किस कार्य के लिए नहीं दिया जाता? धारा 87 के अकॉर्डिंग जो टेम्परेरी परमिट दिया जाता है वो 4 कार्यों के लिए दिया जाता है। सीजनल कार्यों के लिए, धार्मिक मेलों के लिए, स्थायी परमिट आवेदन पश्चात पेंडिंग रहने पर दूसरे राज्य में पर्यटक को छोड़ने के लिए। तो अस्थायी परमिट है वो दूसरे राज्य में पर्यटक को छोड़ने के लिए नहीं दिया जा सकता। बाकी तीनों कामों के लिए, माना कि आपने परमिट के लिए आवेदन कर दिया लेकिन परमिट आ नहीं रहा है तो टाइम लग रहा है, तो टेम्परेरी परमिट है वो जारी किया जा सकता है। धार्मिक मेले कुछ समय के लिए आते हैं तो अस्थायी परमिट जारी हो सकता है। सीजनल कार्य यानी कोई मौसमी जो सीजन आता है, जैसे कोई सब्जी वब्जी बांटनी हो, तोड़नी हो या ट्रांसपोर्ट करना हो, उसके लिए भी यहाँ पे सीजनल जो मजदूर होते हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो इस प्रकार से मतलब धारा 187 है ना वो अस्थायी परमिट देती है। वो कितने समय के लिए देती है? कम से कम 1 माह, अधिक से अधिक 4 माह के लिए देती है, धारा 87। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 27, फिटनेस का प्रमाण पत्र फॉर्म में दिया या नवीनीकृत किया जाता है। आप सभी को पता है मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो फिटनेस होता है ना वो धारा 56 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। फॉर्म पूछे तो फॉर्म संख्या 38 में इसको दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कॉमर्शियल व्हीकल का फिटनेस प्रमाण पत्र होता है ना, प्रथम बार 2 साल, दूसरी बार भी 2 साल, तीसरी बार भी 2 साल, चौथी बार भी 2 साल, उसके बाद 1-1 साल के लिए जारी किया जाता है। प्रश्न 28 है, दिशा सूचक का रंग होता है। दिशा सूचक आप सभी को पता होगा, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी चलाते समय जब आप इंडिकेटर देते हैं मतलब दिशा बदलने के लिए, तो आप साइड इंडिकेटर को ऑन करते हैं जो कि गाड़ी के बाहर येलो लाइट ऑन होती है। तो यानी कि येलो को यहाँ पर
एम्बर का आ गया है। येलो का दूसरा नाम एम्बर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाहनों में से किस वाहन के लिए परमिट आवश्यक नहीं है? परमिट की आवश्यकता किन वाहनों को नहीं है? जिन वाहनों का जो वजन है 3000 किलोग्राम से 3000 किलोग्राम से अगर कम है तो उसको आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30। गैर परिवहन वाहनों के पंजीकरण की वैधता होती है। मतलब कि गैर परिवहन मतलब कि प्राइवेट व्हीकल जो होते हैं ना इनकी, तो आप सभी को पता है ये 15 वर्ष के लिए दिया जाता है। आप सभी को पता होगा धारा 39 के तहत प्रत्येक गाड़ी जिसका आप प्रयोग करते हैं, रोड पे प्रयोग करते हैं, तो उसकी आरसी यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का होना जरूरी होता है। और नहीं होगा तो धारा 192 में लागू होगी और जुर्माने का प्रावधान है। 2000 रुपये तक का जुर्माना कम से कम लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 31। सस्पेंशन सिस्टम का मूलभूत काम क्या है? सस्पेंशन सिस्टम का मूलभूत काम होता है रोड पर चलते समय वाहन को स्थिरता प्रदान करना, मतलब ज्यादा मूव न करे और डगमगाए नहीं चलती हुए, इंजन को रोड के झटकों से बचाना, ये भी ठीक है, आरामदायक सवारी प्रदान करना, तीनों ही काम होते हैं अभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पे 32। निम्नलिखित प्रकार के वाहनों को निर्बाध मार्ग दिया जाना चाहिए। निर्बाध का मतलब है जैसे दिखते ही उनको पहले आपको मार्ग देना चाहिए। तो वो होते हैं आपातकालीन वाहन। आपातकालीन वाहन कौन कौन से होते हैं? एम्बुलेंस होती है, अग्निशमन होता है। यहाँ पे पुलिस भी आता तो आप पुलिस को भी ले सकते थे, लेकिन पुलिस अलग है तो यहाँ पर हम नहीं लेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, इंजन का अधिक गर्म होने का क्या कारण हो सकता है? इंजन गर्म हो रहा है, कूलेंट का रिसाव, थर्मोस्टेट का बंद होना, निष्क्रिय इलेक्ट्रिक कूलिंग फैन, उपरोक्त सभी। तो ये सभी कारण है जिनकी वजह से इंजन है वो गर्म होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाहन बैटरी का उपयोग करता है? इलेक्ट्रिक वाहन, पेट्रोल वाहन, सीएनजी वाहन, सभी। यहां पर बैटरी का उपयोग करता है तो बैटरी का उपयोग सभी वाहन करते हैं। अभी सभी गाड़ियों में यहां पर बैटरी होती है, लेकिन कौन सा वाहन बैटरी से चलता है? तो यहां पर हो जाता है इलेक्ट्रिक वाहन, है ना। तो इनमें प्रश्न को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। एकल मार्ग के रूप में निर्दिष्ट सड़क पर आप यानी वन वे जो मार्ग होता है, वन वे, तो वन वे मार्ग पर आपको क्या नहीं करना चाहिए? रिवर्स गियर में गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप पार्क कर सकते हैं और ओवरटेकिंग भी कर सकते हैं। कार का कौन सा हिस्सा आपकी कार के इंजन से टॉर्क को टायर में ट्रांसफर करता है? इंजन से टॉर्क को टायर में ट्रांसफर करता है। तो आप सभी को पता होगा प्रोपेलर शाफ्ट है, एक्सल है, डिफरेंशियल है, इन सभी का पार्ट यहां पर भाग होता है। उपरोक्त सभी का योगदान होता है। आप सभी को पता है इंजन है, इसके आगे गियर बॉक्स है, इसके आगे प्रोपेलर शाफ्ट है, आगे डिफरेंशियल है, आगे रियर एक्सल है, दोनों दो भागों में। तो इन सभी का पार्ट, ये सभी का भाग होता है। बाएं मुड़ने के लिए हाथ का संकेत, लेफ्ट में आपको मुड़ना है। लेफ्ट में मुड़ने के लिए आपको राइट हैंड को क्या करना है? घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। तो मतलब ऑप्शन नंबर डी, दाहिने हाथ को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार में मफलर का काम क्या होता है? गाड़ी में एक तो देखो साइलेंसर जो होता है, ये हो गया साइलेंसर। साइलेंसर के 3 भाग होते हैं। सबसे पहला सीसी यानी कैटेलिक कन्वर्टर, दूसरा रेजोनेटर, तीसरा मफलर। मफलर का काम होता है आवाज को कम करना, आवाज। ठीक है। रेजोनेटर का काम होता है आग की चिंगारियों को शांत करना। कैटेलिक कन्वर्टर का काम होता है प्रदूषण को कम करना। ये 3 पार्ट होते हैं, तीनों का मैं अलग अलग बता देता हूं। तो यहां पर इसका काम हो जाएगा शोर को कम करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। एसपीएम का पूरा नाम सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये पार्टिकुलेट मैटर है ना, ये सबसे ज्यादा डीजल इंजन से निकलता है। जब आप दिल्ली में जाते हैं सड़कों पे और मुंह खुला करके चलते हैं तो मुंह आपका काला हो जाएगा। मुंह खुला रखेंगे तो श्वास के साथ में भी शरीर के अंदर है वो पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, वो कण टाइप में अंदर जाते रहेंगे और आप है बीमार हो जाएंगे, त्वचा काली हो जाएगी, रंग आपका सांवला हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत करना, मुंह बांधे रखना। गाड़ी के पिछले पाइप, तेल पाइप से क्या निकलता है? आप सभी को पता है हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऊपर के सभी, तो ये सभी निकलते हैं। अभी सभी में पूछे सबसे ज्यादा खतरनाक गैस कौन सी है? तो खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड है, जिसे हम CO के रूप में डिनोट करते हैं। प्रश्न संख्या 41। ड्राइविंग 3 चीजों की पुनरावृत्ति होती है, वे सही क्रम में कौन से हैं? आप सभी को पता है जब ड्राइविंग करते हैं सबसे पहले आपको सी यानी देखना होता है, फिर आपको थिंक यानी सोचना होता है, फिर आपको एक्ट यानी कि करना होता है। मतलब देखें, सोचें और करें। सबसे पहले देखो, फिर सोचो, फिर करो। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आपको कब ओवरटेक नहीं करना चाहिए? थोड़ी देर बाद अगर लेफ्ट में मुड़ना चाहते हैं तो नहीं करना चाहिए, एक जंक्शन के पास नहीं करना चाहिए, आगे की देर से अवरुद्ध है तो भी नहीं करना चाहिए। मतलब डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा।
क्लच राइडिंग का अर्थ है क्लच राइडिंग। राइडिंग होता है सवारी करना, मतलब हाफ क्लच में आप पोजीशन को लगातार रखते हुए अगर गाड़ी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर क्लच राइडिंग कहलाता है। यानी कि आप क्लच को लगातार दबाए हुए रखते हैं तो क्लच राइडिंग कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या यहाँ पर आपके सामने 44। संघर्ष के बिंदुओं को कम करने के लिए कौन सी विधि बेहतर होती है? एक तरफ प्रवेश को प्रतिबंधित करना, ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग, सड़कों का चौड़ीकरण, ट्रैफिक को डाइवर्ट करना। शानदार, सबसे अच्छा होगा संघर्ष के बिंदु को कम करने के लिए ट्रैफिक सिग्नल का इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक जो संघर्ष के बिंदु होते हैं ना, जैसे कि माना 2 लेन ये है 2 लेन ये है, तो ये अब आपस में गाड़ियां टकराए नहीं, ट्रैफिक सिग्नल क्या करेगी, एक साइड को रोक देगी तो केवल ये गाड़ियां निकलेगी। ठीक है, ये निकल जाएगी, ये भी निकल जाएगी, है ना, फिर ये आपके इस साइड की निकल जाएगी, इनको रोक देंगे तो आपस में एक दूसरे को रोक के चलाएंगे ट्रैफिक सिग्नल के उपयोग से, तो संघर्ष के बिंदु, टकराव के बिंदु कम हो जाएंगे। यातायात संचालन के लिए सबसे जटिल प्रकार का चौराहा कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब है, अभी होल्ड है, मैं आपको रखता हूं, इस प्रश्न का जवाब आपको बाद में बताऊंगा अगली क्लास में। गति सीमा के संकेत होते हैं। गति सीमा गोल आकृति होती है, रेड सर्कल में 50 इसके अंदर ब्लैक कलर में बना होता है। ठीक है, तो गति सीमा आकार में गोलाकार, गोलाकार ये गलत, ये गलत, लाल बॉर्डर सफेद बॉर्डर ये भी गलत, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गोल आकृति में 50 है वो ब्लैक में लिखा होता है, सफेद पृष्ठभूमि होती है, लाल बॉर्डर और पृष्ठभूमि सफेद होती है, बैकग्राउंड कैसा होता है, व्हाइट होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप इंजन ऑयल के स्तर की जांच कैसे करते हैं? इंजन ऑयल का स्तर उंगली से, तेल टैंक पर न्यूनतम निशान, इंजन ऑयल डिपिस्टिक के साथ, और चेक इंजन लाइट की तलाश में। तो आप इंजन ऑयल की जांच है वो डिपिस्टिक के माध्यम से ही करते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 48। एक मोटर वाहन जिसे अर्ध ट्रेलर जुड़ा होता है क्या कहलाता है? ट्रेलर और अर्ध ट्रेलर में क्या फर्क है? ट्रेलर जो होता है ना, उसके आगे और पीछे दोनों साइड क्या होता है, टायर होते हैं, है ना, और जो अर्ध ट्रेलर होगा ये तो क्या है, ट्रेलर है जिसके आगे और पीछे दोनों जगह टायर है। इंजन इसके पास भी नहीं है, इंजन यहाँ इसके भी जोड़ना पड़ेगा इंजन। ठीक है, और अर्ध ट्रेलर जिसे हम सेमी ट्रेलर कहते हैं, इसके केवल एक साइड में टायर होते हैं, एक साइड में वो दूसरे जो है इंजन के ऊपर टिका रहता है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, यौगिक वाहन, यौगिक वाहन या जोड़न वाहन या आर्टिकुलेटेड व्हीकल के नाम से इनको जाना जाता है। समझ में आ गया ना। प्रश्न संख्या 49। मोटर वाहन का प्रकार जो किराया हेतु यात्रियों को लेता है और एक अनुबंध करता है जिसमें वह वाहन पूर्णतः केवल यात्री वाहक होता है। आप सभी को पता है, अगर अनुबंध करेगा मतलब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाहक या कॉन्ट्रैक्ट कैरिज के नाम से जाना जाएगा। प्रश्न 50 है, टायर रोटेशन का क्या लाभ होता है? टायर रोटेशन इसलिए किया जाता है ताकि जो टायर होते हैं वो समान रूप से घिसे, मतलब कि टायर का असमान घिसाव कम करने के लिए हम टायर का रोटेशन करते हैं। तो यहां पर साथियों आप सभी को पता होगा हमने 50 प्रश्न यहां पर करे हैं। उस शानदार डेफिनेशन के साथ में कम समय में अधिक जानकारी हमने आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। जी हां दोस्तों, आपको ये समझ में आई होगी उम्मीद करता हूं, और आप बने रहिए इसी प्रकार लेटेस्ट खबरों के साथ में, और हम लगातार अच्छे यहां पर स्टडी करेंगे तो आगे आने वाले एग्जाम्स की अच्छी तैयारी हो जाएगी, और हम लगातार शानदार प्रिपरेशन के साथ में स्टडी एट होम परिवार के साथ में बने रहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और इसी प्रकार से डेली रात 8 बजे के आसपास हमारा सेशन होता है, तो आप डेली आप फ्री का सेशन यूट्यूब पे ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।